आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज कुछ ऐसी खबरें हैं जो पहली नज़र में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं। हाँ, एक तरफ चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, दूसरी तरफ सरकार की एक नई पेंशन स्कीम। और फिर जलवायु परिवर्तन से जुड़ा एक दावा। लेकिन हमारा काम इन अलग-अलग दिखने वाली कहानियों के बीच के धागों को जोड़ना है। बिल्कुल। आज हम समझेंगे कि जब करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाते हैं, तो एक नागरिक होने का क्या मतलब रह जाता है। हम ये भी देखेंगे कि सरकारें अपने बड़े बड़े वादों और जमीनी हकीकत के बीच कैसे एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। और आखिर में एक ऐसे स्वास्थ्य संकट पर भी बात करेंगे जो चुपचाप हम सबके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो चलिए इन मामलों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग यानी ईसीआई से। मैंने जो आंकड़ा पढ़ा वो हैरान करने वाला है। हाँ, 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ नाम 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची से हटा दिए गए। ये संख्या तो कई छोटे बड़े देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। आखिर हो क्या रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसके पीछे एक कह सकते हैं कि एक बड़ी संवैधानिक बहस छिपी है। ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ये उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किस बात की। कि मतदाता सूची को शुद्ध रखा जाए, मतलब उसमें एक भी विदेशी नागरिक का नाम ना हो। और उनका कहना है कि इसी प्रक्रिया के तहत ये नाम हटाए गए हैं। अच्छा, तो उनका तर्क है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन 6.5 करोड़, क्या इसका मतलब ये है कि इतने सारे विदेशी हमारे सिस्टम में घुस आए थे। ये संख्या हजम करना थोड़ा मुश्किल है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। जो लेख हमारे पास हैं उनमें लेखक यही तर्क दे रहे हैं कि ईसीआई अपनी भूमिका को शायद थोड़ा गलत तरीके से देख रहा है। मतलब ये कि उनका मुख्य काम हर योग्य भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि सिर्फ विदेशियों को खोजने पर सारा ध्यान लगा देना। चिंता इस बात की है कि इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अपनी नागरिकता साबित करने का सारा बोझ आम आदमी पर आ गया है। तो आप कह रही हैं कि एक विदेशी को हटाने के चक्कर में कहीं 10 असली भारतीय अपना वोट देने का अधिकार तो नहीं खो रहे। ये तो उल्टा हो गया। सिस्टम को नागरिक की मदद करनी चाहिए, न कि उसे अपनी ही पहचान साबित करने के लिए दौड़ाना चाहिए। बिल्कुल। और खतरा यही है। सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर जो काम के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता है, उसके पास शायद हमेशा सही दस्तावेज न हो। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा पिस्ता वही है। तो सवाल ये नहीं है कि विदेशियों को हटाया जाना चाहिए या नहीं। सवाल प्रक्रिया का है और इस बात का है कि कहीं इस चक्कर में लाखों निर्दोष नागरिक अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार से ही वंचित न हो जाएं। नागरिकों पर राज्य की ये जो नज़र है, ये सिर्फ वोटर लिस्ट तक ही सीमित नहीं है। ये हमें एक और बहुत बड़े और शायद ज़्यादा ताकतवर सिस्टम की याद दिलाती है, जिसके बारे में हमारे सूत्रों में बताया गया है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड। हाँ, नेट ग्रिड। हाँ, नेट ग्रिड की कहानी भी एक वादे से शुरू हुई थी। 26/11 मुंबई हमलों के बाद देश में ये महसूस किया गया कि हमारी खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल की एक भारी कमी थी। सही बात है। नेट ग्रिड को इसी इंटेलिजेंस विफलता को दूर करने के लिए बनाया गया था। वादा था कि ये सभी सुरक्षा एजेंसियों के डेटा को एक जगह लाकर एक समग्र तस्वीर पेश करेगा, ताकि ऐसे हमलों को रोका जा सके। वादा तो बहुत बड़ा और ज़रूरी लगता है, लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ आतंकवादियों पर नज़र रखने के लिए है? देखिए, यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। शुरुआत में इसे 11 केंद्रीय एजेंसियों जैसे आईबी, रॉ, सीबीआई इनके लिए एक टूल के रूप में बनाया गया था। अच्छा। लेकिन अब इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। अब राज्यों की पुलिस इकाइयां भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं और हर महीने लगभग 45,000 बार डेटा के लिए अनुरोध किया जा रहा है। 45,000 हर महीने? ये तो बहुत ज्यादा है। और सबसे चौंकाने वाला विकास, जैसा कि लेख में बताया गया है, इसका राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर के साथ एकीकरण है। एनपीआर में 119 करोड़ निवासियों का डेटा है। 119 करोड़? हाँ, तो अब ये सिर्फ संदिग्धों पर नजर रखने का मामला नहीं रहा। ये हर भारतीय नागरिक का एक डिजिटल नक्शा बनाने जैसा है। आपकी यात्रा, आपके टैक्स, आपके बैंक खाते, आपके फोन रिकॉर्ड्स, सब कुछ एक जगह जोड़ा जा सकता है। एक मिनट, मतलब सरकार के पास एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी नागरिक की पूरी डिजिटल कुंडली एक क्लिक पर देख सकता है। और इस सिस्टम का दिमाग क्या है? लेख में गांडेव नाम के एक इंजन का जिक्र है।
ये क्या चीज है? गांडिव इस पूरे सिस्टम का एनालिटिकल इंजन है, यानी इसका दिमाग। इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ टेक्स्ट डेटा नहीं पढ़ता, ये फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरे पहचानने वाली तकनीक का भी इस्तेमाल करता है। फेशियल रिकग्निशन? जी, ये सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफाइल फोटो और सरकारी डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों को मिलाकर किसी व्यक्ति की पहचान कर सकता है और उस पर नजर रख सकता है। मतलब अब सिर्फ हमारे नाम नहीं, हमारे चेहरे भी ट्रैक किए जा रहे हैं इसमें गलती की कितनी गुंजाइश है? अगर इस एल्गोरिदम ने किसी गलत इंसान को संदिग्ध बता दिया तो क्या होगा? और यही सबसे बड़ा खतरा है। लेख में एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है। अगर एल्गोरिदम से कोई गलती होती है और किसी अमीर, प्रभावशाली व्यक्ति को गलत तरीके से फ्लैग किया जाता है, तो वो तो अपने वकीलों की मदद से मामला सुलझा लेगा। शायद उसके लिए ये एक प्रशासनिक झुंझलाहट होगी। लेकिन सोचिए, अगर किसी छोटे शहर के एक आम मुस्लिम युवक को गलत तरीके से फ्लैग कर दिया जाए, तो उसके लिए ये एक भयानक दुस्वप्न बन सकता है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और क्या ये सिस्टम वाकई इतना कारगर है जितना वादा किया गया था? इस पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लेख हमें याद दिलाता है कि नवंबर 2025 में नई दिल्ली में जो बम विस्फोट हुए, हाँ, जिसमें 15 लोगों की जान गई थी, वो नेट ग्रिड के पूरी तरह से चालू होने के बावजूद हुए। लेखकों का तर्क है कि हमारी समस्या डेटा की कमी की नहीं, बल्कि उस डेटा का सही विश्लेषण करने और संस्थागत कमजोरियों की है। मतलब हथियार तो है पर उसे चलाना नहीं आ रहा। या कह सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत शक्तिशाली हथियार तो है, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई स्पष्ट कानून, कोई बाहरी निगरानी या कोई जवाबदेही का ढांचा नहीं है। तो नाटग्रिड के मामले में सुरक्षा का एक बड़ा वादा था, लेकिन हकीकत में निगरानी और जवाबदेही में भारी कमी है। ये वादे बनाम हकीकत का जो फासला है, ये मुझे एक और कहानी की याद दिला रहा है। बिल्कुल। और ये वादे बनाम हकीकत की कहानी सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। हम इसे आर्थिक और पर्यावरणीय नीतियों में भी साफ साफ देख सकते हैं। जैसे कि तमिलनाडु की नई पेंशन स्कीम TFS। हाँ, इसका एक बेहतरीन उदाहरण टेप्स में मिलता है। डीएमके सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि वो पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को बहाल करेंगे, जो सरकारी कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो उन्होंने सीधे सीधे उसे बहाल क्यों नहीं कर दिया? ये TFS क्या है? उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि राजनीतिक वादा वित्तीय हकीकत से टकरा गया। OPS को बहाल करने का मतलब होता राज्य के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ डालना। तमिलनाडु पर पहले से ही भारी कर्ज है और टैक्स से होने वाली कमाई की रफ्तार भी धीमी है। ऐसे में OPS को पूरी तरह लागू करना लगभग असंभव था। तो टैप्स एक बीच का रास्ता, एक समझौता है। एक समझौता मतलब इसमें दोनों योजनाओं की कुछ बातें हैं। ठीक समझे। ये कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% गारंटीकृत पेंशन देता है, जो OPS की सबसे अच्छी बात थी। इससे कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा का एहसास होता है। लेकिन साथ ही ये कर्मचारियों के योगदान को भी बनाए रखता है, जो नई पेंशन प्रणाली यानी CPS का हिस्सा था। तो सरकार ने राजनीतिक वादे का सम्मान भी रख लिया और राज्य को दिवालिया होने से भी बचा लिया। तो एक तरफ राजनीतिक वादा, दूसरी तरफ वित्तीय हकीकत और टैप्स, इन दोनों के बीच का पुल है। ये संतुलन बनाने की कोशिश वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। और ऐसा ही एक संतुलन हमें एक बहुत बड़े कैनवास पर भी दिखता है। भारत के जलवायु लक्ष्यों के मामले में पहली नजर में तो रिपोर्ट कार्ड बहुत शानदार लगता है ना? जी। इसी तरह अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ईंधन से हासिल करने का लक्ष्य भी समय से पहले पूरा कर लिया गया है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। तो फिर इसमें कोई लेकिन भी है? यहाँ एक नहीं बल्कि कई लेकिन हैं, और यहीं पर कहानी की परतें खुलती हैं। पहला, उत्सर्जन की तीव्रता कम होना एक बात है, लेकिन हमारे कुल उत्सर्जन यानी एब्सोल्यूट एमिशंस अभी भी बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, मतलब हम प्रति यूनिट GDP कम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कुल मिलाकर धुआं ज्यादा ही निकल रहा है। बिल्कुल सही समझे। और दूसरा लेकिन क्या है? दूसरा और शायद सबसे बड़ा लेकिन बिजली उत्पादन से जुड़ा है। ये सच है कि हमारी 50% से ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता अब गैर जीवाश्म स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा से आती है। लेकिन आज भी देश की 70% से ज्यादा वास्तविक बिजली कोयले से ही बनती है। एक मिनट, क्षमता और उत्पादन में इतना बड़ा अंतर क्यों? इसे समझने के लिए कोई आसान तरीका है? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि आपने अपने घर में एक बहुत महंगा हाईटेक सोलर पैनल सिस्टम लगा लिया है।
कागज पर आपके पास 100% ग्रीन एनर्जी की क्षमता है, ठीक है। लेकिन सूरज सिर्फ दिन में चमकता है और कभी-कभी बादल भी होते हैं। तो हकीकत में आप अभी भी 70% समय अपना पुराना डीजल जनरेटर चलाकर ही बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। कागज पर आप ग्रीन हैं, लेकिन आपके घर से धुआं अब भी निकल रहा है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये तो बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। इससे बात बिल्कुल साफ हो गई। और तीसरा लेकिन जंगलों से जुड़ा था, है ना? हाँ, हमारा एक और लक्ष्य था जंगलों के जरिए अतिरिक्त कार्बन सोखना। कागजों पर हम इस लक्ष्य के भी करीब दिखते हैं, लेकिन समस्या जंगल की परिभाषा में है। हमारी परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें व्यावसायिक बागान, जैसे ताड़ या रबर के बागान, बिल्कुल, उन्हें भी जंगल मान लिया जाता है। लेकिन क्या ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि पेड़ तो पेड़ हैं? अगर एक व्यावसायिक बागान भी कार्बन सोख रहा है, तो क्या ये लक्ष्य पूरा करने में मदद नहीं करता, या इसमें कोई छिपा हुआ पेच है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पेंच ये है कि एक प्राकृतिक जंगल और एक व्यावसायिक बागान में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक असली जंगल में हजारों तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं। वो एक पूरा इकोसिस्टम है। जबकि एक बागान में एक ही तरह के पेड़ होते हैं, वहाँ जैव विविधता लगभग शून्य होती है। तो ये पारिस्थितिक बहाली से ज्यादा कार्बन अकाउंटिंग का मामला बन जाता है, जहां हम सिर्फ नंबर पूरे कर रहे हैं, पर्यावरण को असल में ठीक नहीं कर रहे। तो चाहे पेंशन हो या जलवायु, दोनों ही मामलों में हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े वादे और हेडलाइंस के पीछे की कहानी कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल। और ये जटिलता हमें हमारी चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर ले जाती है, जो एक ऐसे संकट के बारे में है जहां डेटा की कमी ही सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी AMR। जी हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। और अब तो ये इतना गंभीर हो गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने खुद अपने मन की बात कार्यक्रम में इस पर बात की। हाँ, उन्होंने एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल के खतरों के बारे में देश को आगाह किया। हाँ, उन्होंने कहा था, लोगों को लगने लगा है कि एक गोली खा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात हम सब पर कितनी लागू होती है ना? बिल्कुल। जरा सा जुकाम हुआ नहीं कि हम केमिस्ट के पास एंटीबायोटिक लेने पहुंच जाते हैं। सही कहा। और प्रधानमंत्री का इस मुद्दे को उठाना सार्वजनिक जागरूकता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने ICMR के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि निमोनिया जैसी आम बीमारियों के इलाज में भी कई एंटीबायोटिक्स अब बेअसर हो रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ जागरूकता ही काफी है? लेख में यही तर्क दिया गया है कि नहीं, सिर्फ जागरूकता काफी नहीं है, समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। गहरी कैसे? क्या ये सिर्फ हमारी आदत का मामला नहीं है? नहीं, लेखकों का कहना है कि समस्या से निपटने के लिए एक वन हेल्थ दृष्टिकोण की जरूरत है। वन हेल्थ का मतलब है कि हमें इंसानों, जानवरों और पर्यावरण तीनों के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखना होगा। अच्छा। क्योंकि एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि पोल्ट्री फार्मिंग और खेती में भी हो रहा है, और वहां से ये सुपर बग्स हमारे खाने और पानी में पहुंच रहे हैं। ये तो बहुत डरावनी बात है। पर क्या हमारे पास ये जानने का कोई तरीका है कि ये समस्या कितनी बड़ी है, कि हम इसे ट्रैक कर रहे हैं? हम ट्रैक तो कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती है। भारत का AMR निगरानी नेटवर्क, जिसे नार्सनेट कहते हैं, वो बहुत छोटा है। इसकी प्रयोगशालाएं ज्यादातर बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। मतलब हमें ये ठीक से पता ही नहीं है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में, जहां देश की ज्यादातर आबादी रहती है, वहां AMR की असली स्थिति क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा हमारे पास है वो शायद पूरी तस्वीर दिखाई नहीं रहा है। हम एक तरह से अंधेरे में तीर चला रहे हैं। बिल्कुल। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप सिर्फ दिल्ली और मुंबई के मौसम को देखकर पूरे देश के लिए मानसून का अनुमान लगा रहे हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जो डेटा हमारे पास है वो अधूरा है और शायद हमें समस्या की गंभीरता का गलत अंदाजा दे रहा है। जब तक हमारे पास गांव-गांव से विश्वसनीय डेटा नहीं होगा, तब तक इस खामोश महामारी से लड़ने की हमारी कोई भी रणनीति अधूरी ही रहेगी। तो आज जब हम इन सभी मुद्दों को एक साथ देखते हैं, मतदाता सूची से हटाए गए नाम, नेटग्रिड की बढ़ती ताकत, पेंशन और जलवायु के वादे और AMR का अधूरा डेटा, तो एक पैटर्न सा दिखने लगता है ना? हाँ, एक स्पष्ट पैटर्न। हर जगह राज्य की शक्ति और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच एक खींचतान चल रही है। हर जगह बड़े-बड़े वादों और जमीनी हकीकत के बीच एक फासला है। और हर जगह विश्वसनीय डेटा और जवाबदेही की कमी है। बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है।
इन सभी कहानियों को एक साथ रखने पर एक बड़ी तस्वीर उभरती है। और आज के स्रोतों के आधार पर श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक अंतिम विचार ये है। एक तरफ हम नेट ग्रिड और चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं में निगरानी और निरीक्षण की कमी देखते हैं, जो संस्थागत जवाबदेही पर सवाल उठाते हैं। सही, और दूसरी तरफ एएमआर और जलवायु पर लेख हमें विश्वसनीय और व्यापक डेटा की कमी की ओर इशारा करते हैं। तो सवाल ये है कि बड़े डेटा और भव्य वादों के इस युग में हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी सुरक्षा, हमारे लोकतंत्र या हमारे स्वास्थ्य के लिए बनाए गए सिस्टम खुद जवाबदेह और पारदर्शी हों। तब क्या होता है जब निगरानी के उपकरण निरीक्षण के तंत्र से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाते हैं? आज की इस खास पड़ताल